नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम में प्रश्न छूटे ना जीएस से। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को ध्यान में रख के बनाया गया, सभी का इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जो अधिक पूछे जाने की संभावना है वो सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। चलिए क्लास में चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ चुका है कंप्यूटर से। देखिए रेलवे वाले कंप्यूटर से प्रश्न जरूर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कंप्यूटर से कि आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग को आईपी एड्रेस के बारे में समझाया जाएगा। कह रहा है कि बिंदीदार दशमलव स्वरूप में हर समूह को क्या कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में। और आईपी एड्रेस के जो बिंदीदार दशमलव फॉर्मेट में जो रहता है उसको पूछ रहा है, इसको क्या कहा जाता है। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म आईपी का, आई से इंटरनेट हो गया, पी से प्रोवाइडर, तो इसका फुल फॉर्म होता है आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोवाइडर। ये हो गया। अब आईपी एड्रेस होता क्या है, तो जैसे देखिए एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। जैसे 198 हो गया और यहाँ पे फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 168, फिर दशमलव, फिर 1, फिर दशमलव 2, फिर 1, ऐसे 3, ऐसे करके कुछ ऐसे रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि हर समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए ये एक समूह हो गया 198, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं। 198 ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, और ये एक समूह, मतलब दशमलव के बीच का एक समूह हो जाएगा। तो ये एक समूह हो गया, एक समूह। ये प्रत्येक समूह को पूछ रहा है। प्रत्येक समूह को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रत्येक जो समूह है आईपी एड्रेस में, इसको बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और इसी ऑक्टेट के बारे में एग्जाम में पूछा गया। तो आईपी एड्रेस के पूछ रहा है कि दशमलव बिंदीदार स्वरूप में एक समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे क्या कहते हैं, ऑक्टेट। अगर फिर से एग्जाम में ये प्रश्न पूछे तो आप लोग बताएंगे ऑक्टेट उसे बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, ठीक। और देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये वेब ब्राउजर इसको यूज करते हैं। आईपी एड्रेस जो है इसको वेब ब्राउजर यूज करते हैं। हम लोग डोमेन लिख के देते हैं, जैसे facebook.com, google.com, या फिर और कुछ mozilla.com, amazon.com, तो इसको बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन को जो आपका वेब ब्राउजर होता है वो चेंज करता है आईपी एड्रेस में, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो आईपी एड्रेस समझता है। आपका जो वेब ब्राउजर होता है वो आईपी एड्रेस समझता है, इस वजह से वो डोमेन को इसमें चेंज करता है आईपी फॉर्मेट में। इसको मनुष्य तो समझ नहीं पाएगा, ना ही लिख पाएगा आईपी एड्रेस को। तो इस वजह से मनुष्य के लिए डोमेन बनाया गया, आदमी लोगों के लिए डोमेन बनाया गया ताकि वो डोमेन का यूज करें। जैसे ये google.com हो गया, google.com, तो ये एक डोमेन हो गया। और भी ऐसे ढेर सारे होते हैं, वो सभी उसको, और facebook.com, amazon.com, ये सभी इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक। और डोमेन को चेंज करता है आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस समझता कौन है, आपका कंप्यूटर। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पुराना वाला अगर संसद भवन की बात करें तो देखिए दोनों ध्यान रखेंगे। पुराना वाला अगर संसद भवन का बात करें तो ये 1921 और 27 के आसपास में बना, 1921 और 27 के बीच में बना था। और जहां से ये प्रश्न लिया गया वहां पे पुराने वाले संसद भवन के बारे में ही पूछा गया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और उठाता है संसद भवन से कि इसके वास्तुकार कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वास्तुकार कौन थे। तो जो पुराना संसद भवन था उसके वास्तुकार एडविन लुटियन थे। कौन थे, एडविन लुटियंस। और इनके बारे में एग्जाम में एडविन लुटियंस थे, ये बातें। और इनके साथ में एक हर्बर्ट ब्रेकर भी थे, तो इनको भी हर्बर्ट बेकर भी थे इनके साथ में। तो इन दोनों लोगों का नाम आप लोग को याद रखना है। और इस समय शासनकाल था इरविन का, तो इसके बारे में ये भी पूछा गया है उद्घाटन किसने किया था, पुराने वाले संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, इरविन महोदय ने इसका उद्घाटन किया था। अब नए संसद भवन बन चुका है,
तो नए संसद भवन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1921 से 1923 के बीच में हुई थी। और निर्माण, और अगर आपसे पूछे कि इसके वास्तुकार या फिर डिजाइनर कौन थे, तो वास्तुकार इसके विमल पटेल थे। कौन थे? विमल पटेल। ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो भैया मोदी जी का सरकार था। तो उद्घाटन भी कौन किया था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो इतनी बातें यहाँ से नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कब हुआ था, तो अगर पुराने वाले में बात करें तो 1921-27 के बीच में हुआ था, और इसका उद्घाटन इरविन साहब ने किया था। और वास्तुकार इसके एडविन लुटियन, 1000 बार इनके बारे में पूछा गया है, और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों लोग भी थे। और नए संसद भवन की बात करें 1921-23 के बीच में बना था, और इसके वास्तुकार विमल पटेल, और उद्घाटन अपने मोदी साहब जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि एनीमिक स्थिति की वजह क्या है। तो देखिए साइंस का प्रश्न है। यहाँ पे एनीमिक या फिर इसे ही बोला जाता है एनीमिया, एनीमिया भी बोला जाता है। एनीमिया क्या होता है देखिए अभी। तो एनीमिक स्थिति की वजह, पहले देखिए एनीमिक स्थिति क्यों होता है? आरबीसी की कमी। अब आरबीसी की कमी कहीं कहीं पे ऑप्शन में मिलता है, और कहीं कहीं पे ऑप्शन में मिलता है हीमेटिन की कमी। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन की कमी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऑप्शन में क्या मिलता है? कहीं कहीं हीमोग्लोबिन मिलता है, और ऑप्शन में कभी कभी हीमेटिन भी मिलता है। हीमेटिन देखिए क्या क्या माजरा है यहाँ पे। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्यों ऑप्शन में अलग अलग देता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है आयरन या फिर लौह की कमी से, शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा गया है। तो आप लोग को बताना है क्या होता है? एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे इसकी कमी से। अब देखिए आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी, आरबीसी जिसे कहते हैं लाल रक्त कण, क्या बोलते हैं हिंदी में? लाल रक्त कण इसको बोलते हैं। और बात करते हैं इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह यौगिक। और उस लौह यौगिक का नाम क्या है? उस लौह यौगिक का नाम है हीमेटिन। हीमेटिन क्या नाम है इसका? हीमेटिन। और इस हीमेटिन की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। तो इस वजह से कभी कभी आरबीसी की कमी दे देता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन की कमी दे देता है, कभी कभी और हीमेटिन की कमी या फिर लौह यौगिक भी ऑप्शन में मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एनीमिया से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और कई बार बताया भी गया है आप लोग को। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। और आयरन का अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आयरन का अगर सबसे अच्छा स्रोत पूछे तो पालक है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए एनीमिक स्थिति की वजह क्या होती है, तो देखिए आरबीसी की कमी की वजह से, या फिर बताया गया सारा क्या है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमेटिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, और ये एनीमिया रोग होता है। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा। चलिए, हाल ही में स्किल उदय टोंगई योजना किसने प्रारंभ की, तो ये जो योजना है अभी करंट अफेयर का योजना है, और ये आप लोग को याद रखना है करंट अफेयर से प्रश्न कि इस योजना का प्रारंभ किसने किया है। त्रिपुरा ने किया था। किसने? त्रिपुरा ने किया है, हमारा उत्तर पूर्व का राज्य। अगर आपसे पूछे त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो सीएम भी आप लोग को साथ में याद रखना, मानिक शाह यहाँ के कौन है? सीएम है। मानिक शाह लिख दिया क्या, तो देखिए मानिक शाह यहाँ के क्या है? सीएम है। ये बातें आप लोग ध्यान रख लेना। और कुछ योजनाओं के बारे में देखिए, अगर आपसे पूछे रायथू, कुछ योजनाओं के बारे में लिख लीजिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड हों, क्योंकि करंट अफेयर की योजनाएं भी पूछा जाता है। रायथू भरोसा योजना, या फिर आपसे पूछ ले कि इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना, इंदिरा माँ
आत्मीय क्या करें, ऐसा नाम मिल जाता है, आत्मीय भरोसा योजना। या फिर आपसे पूछ ले कि इंदिराम्मा इंदुलू योजना, इंदिराम्मा इंदुलू इंदुलू योजना। ये सभी जो योजनाएं हैं ये कहाँ की हैं, तो ये सभी जो योजनाएं तेलंगाना राज्य ने चलाई है। कहाँ की, तेलंगाना राज्य ने चलाई है। तो इस योजना के बारे में भी आप लोग को याद रखना, किसने चलाया, तेलंगाना ने चलाया। मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी, यहाँ पे लिख लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी साहब हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। ये कुछ योजनाएं थी। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में स्किल उदय टोंगई योजना किसने शुरू किया, त्रिपुरा ने शुरू किया। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, मानिक शाह जी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रायथू भरोसा योजना या इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना, या फिर पूछ ले इंदिराम्मा इंदुलू योजना, ये तीनों योजनाएं कहाँ की हैं, तेलंगाना की। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हार्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हार्नबिल त्यौहार तो आप सभी लोग को पता है कि ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड में। कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, कभी कभी एग्जामिनर के शरारत की वजह से पूछ लेता है कि नागालैंड में जो हार्नबिल त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दिसंबर माह में। क्योंकि जब माह पूछ लेता है तो माजरा फंस जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि किस माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। और त्योहारों के बारे में एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न त्यौहार से, दिवस से, पुस्तक से जरूर आप लोग को मिलते हैं। तो इस वजह से हम लोग हर क्लास में ये सभी पढ़ते रहते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि लोसांग त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, लोसांग त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे ये त्यौहार जो है, क्योंकि ये बहुत पूछता है, सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाने वाला है। और सिक्किम की राजधानी आप लोग बता देंगे। नगोबा जत्रा अगर आपसे पूछे, नगोबा जत्रा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे, तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजकीय त्यौहार यहाँ पे क्या है, तेलंगाना ने अभी अपना राजकीय त्यौहार घोषित किया है। तेलंगाना का राजकीय त्यौहार क्या घोषित किया गया है, तो वो है सदर। सदर यहाँ का राजकीय त्यौहार है। और कुछ लिख दे यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, ओणम तो कई हजार बार पूछा गया है। या फिर आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल पूछे तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल में ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। ओणम और ये दोनों त्यौहार वहीं पे मनाए जाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में। किस माह में, दिसंबर माह में। उत्तर पूर्व के जो भी त्यौहार हैं ज़्यादातर वहाँ का जो है माह पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर माह भी ध्यान में रख के जाएं कि किस माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। नगोबा जत्रा त्यौहार जो है और तेलंगाना में मनाया जाता है। और यहाँ का तेलंगाना का राजकीय त्यौहार क्या घोषित किया गया, सदर। यहाँ का राजकीय त्यौहार घोषित किया गया ओणम और अट्टुकल पोंगल, ये केरल में मनाए जाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन रोग हवा के माध्यम से फैलता है, अब आ गया साइंस। अभी तक क्या चल रहा था, स्टैटिक चल रहा था और ये करंट अफेयर चल रहा था। अब आ गया साइंस। कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है, कोई बात नहीं, फैला देंगे भाई, हवा के माध्यम से भी फैला देंगे। कई सारे रोग हैं, जैसे इसको कहते हैं हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वायु वाहित रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वायु वाहित रोग बोलते हैं, जो हवा के माध्यम से फैल जाता है। ये थोड़े से संक्रमण बीमारी के ज़्यादा संक्रमित, ये ज़्यादा लोगों को ज़्यादा संक्रमित करते हैं। देखिए कौन कौन से रोग हैं, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में भी, इन्फ्लुएंजा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्फ्लुएंजा। और आगे हो गया आपका खसरा, खसरा के बारे में भी याद रखेंगे। चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। और एक आपका एम पॉक्स होता है, एम पॉक्स, तो चिकन पॉक्स हो गया। एक आपका स्मॉल पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स बीमारी भी ये हवा के माध्यम से भी फैलती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में एंथ्रेक्स भी हवा के माध्यम से फैलता है। तपेदिक, अब तपेदिक क्या हो गया नहीं जानते। क्षय रोग जानते हैं, नहीं जानते, क्षय रोग नहीं जानते, और टीबी जानते हैं। तो इसको टीबी भी बोला जाता है, क्षय रोग बोलेगा या फिर टीबी बोलेगा या फिर तपेदिक। ठीक, ये सभी जो है हवा से फैलने वाले रोग हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा संक्रमित रोग है, कौन सा हवा के माध्यम से फैलता है, कौन सा बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, कौन से कवक के माध्यम, मतलब वो कवकों के माध्यम से फैलता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है आप लोग को। जीवाणुओं के माध्यम से और फिर विषाणुओं के माध्यम से, ये सभी ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो भाई जरूर याद रखें। और यहाँ पे डेली रिवीजन होगा तो आप लोग को याद करने में समस्या नहीं होगी, तो इस वजह से आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखा करें। चलिए हम लोग को रिवीजन करना है। कौन रोग हवा के माध्यम से फैलता है, तो वायु वाहित रोग जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है। इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स, तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, ये सभी हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, और जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा हाईलाइट है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में टीएलजी रक्त परीक्षण किस रोग में होता है। बहुत सारे परीक्षणों के बारे में भी एग्जाम में पूछता है। टेस्ट, परीक्षण का मतलब क्या हुआ, टेस्ट हुआ। एलजीई रक्त परीक्षण, देखिए एलजीई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ई इसको बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोलते हैं। और ये जो टेस्ट है ये एलर्जी में किया जाता है। किस में, एलर्जी में। किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकता है, उसमें यही टेस्ट किया जाता है। ये एक शायद हाँ रक्त का ही टेस्ट है, ये ब्लड टेस्ट का ही एक फॉर्मेट है। और कुछ टेस्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि एलिसा टेस्ट किस में होता है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो ये HIV में किया जाता है। HIV में किया जाता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV में किया जाता है, जिसको आप लोग एड्स बोलते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और कौन सा अगर आपसे पूछे कि वो विडाल टेस्ट किस में किया जाता है, विडाल, ये एग्जाम में पूछा गया विडाल टेस्ट के बारे में, ये किया जाता है टाइफाइड में। किस में, टाइफाइड रोग में किया जाता है। और कौन सा, बायोप्सी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये जो टेस्ट है बायोप्सी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये जो है उसमें किया जाता है कैंसर में। इसमें कैंसर में किया जाता है। ठीक, अच्छा अगर आपसे पूछे कि BMD परीक्षण किस में किया जाता है, BMD परीक्षण या फिर टेस्ट ये किस में किया जाता है, तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग में किया जाता है। किस रोग में, ऑस्टियोपोरोसिस रोग को अस्थिरंध्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थिरंध्रता। यहाँ पे लोग नोट कर लीजिए, इसको हिंदी में अस्थिरंध्रता बोलते हैं। अस्थिरंध्रता मतलब शायद वही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो इतने टेस्ट के बारे में तो जरूर याद रखें, क्योंकि ये पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, और कहाँ से था ये आप लोग जानते हैं, साइंस से था। तो देखिए मनुष्य में LGE रक्त परीक्षण किस रोग में, यहाँ पे रक्त लिखा भी है, वो किस रोग में होता है, तो एलर्जी में होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट जो है ये इसका फुल फॉर्म है। और एलिसा टेस्ट हमने बताया HIV जिसे एड्स बोलते हैं, इसमें होता है। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड में होता है, और बायोप्सी कैंसर में होता है। BMD परीक्षण जिसे ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग में होता है, जिसको अस्थिरंध्रता, अस्थियां कमजोर होना बोलते हैं। अब आ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कौन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं जो गंगा से बाईं ओर से मिलती हैं,
कहाँ से, बाईं ओर से मिलती हैं। एक होती हैं जो गंगा नदी से दाईं ओर से मिलती हैं, दाईं ओर। अब बाईं और दाईं का लोचा क्या हुआ, देखिए गंगा नदी आती है उत्तराखंड से, इस तरह से जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है पूर्व की ओर, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो ऊपर होगा, यानी कि ऊपर साइड में होगा, और जो दायां हाथ होगा वो नीचे साइड में होगा। तो जो दाएं से जाती हैं नदियां उसको दाईं ओर से आके मिल सहायक नदी कहते हैं, जो ऊपर से आती है नदियां उसको, यानी कि उत्तर साइड से, उसको बाईं ओर से आकर के मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं बोलते हैं। जैसे हो गया आपका रामगंगा हो गया, राम गंगा नदी हो गया। उसके बाद आपका कौन सा, गोमती हो गया, जिसके किनारे आपका लखनऊ बसा हुआ है, गोमती नदी हो गई। सरयू भी आप लोग, घाघरा जिसे यहाँ पे नोट करेंगे, घाघरा को क्या बोलते हैं, इसे सरयू बोलते हैं, घाघरा को सरयू, या फिर इसको ही करनाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करनाली भी बोलते हैं इस नदी को। और एक नदी है आपकी गंडक, इसको बोलते हैं नारायणी नदी। क्या बोलते हैं, नारायणी नदी भी इसको ही बोलते हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। कोसी भी याद रखना है, कोसी बिहार में तबाही मचाने वाली नदी। ये कुछ नदियां हैं जो आकर के गंगा से आपके उत्तर से मिलती हैं, या और एक महानदी भी याद रखेंगे। ये सभी नदियां हैं। और दाईं ओर से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हो गई, जैसे एक आपका यमुना तो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो कि दाईं ओर से आके मिलती है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सोन नदी भी इससे आकर के मिलती है, और फिर एक आपका टोंस भी इसी से आकर के मिलती है। चंबल, बेतवा, ये सभी जो नदियां हैं वो पहले आकर के यमुना में मिलती हैं, फिर आकर के गंगा में मिलती हैं। तो वो यमुना की सहायक नदी हुई, ना कि गंगा की। तो भाव आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी सी बातें हैं, लंबी हो जाती हैं। तो देखिए कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो जो गंगा की सहायक नदियां दो तरह की, बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा। उत्तराखंड में रामगंगा नदी है, इस वजह से जो वहाँ पे हेली नेशनल पार्क था उसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। घाघरा नदी यहाँ पे है, और घाघरा को सरयू भी बोलते हैं, करनाली भी बोलते हैं। गंडक नदी भी है इसकी सहायक नदी, जो आकर के बाईं ओर से मिलती है, इसको नारायणी नदी बोलते हैं। दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ यमुना हो गई, सोन हो गई, टोंस हो गई, ये सभी दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ हैं। मरीचिका प्रकाश के किस गुण के कारण बनती हैं, देखिए प्रकाश का एक गुण है जिसकी वजह से मरीचिका बनती हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या माजरा है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के बहुत सारे अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में, और वर्णविक्षेपण के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में केवल ज़्यादातर इनके जो वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हीरे का चमकना, भैया हीरे का चमकना, लिखने में थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसको माफ़ किया करिए, क्योंकि जल्दी बोलने और लिखने में कुछ गलती हो जाती है। हीरे चमकने, ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, ज़रूर समझेंगे, माइनर सी गलतियां होती हैं। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण है। अगर आपसे पूछे कि वो क्या बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसे क्या बोलते हैं, इसको प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं हिंदी में, प्रकाशिक तंतु। और ये प्रकाशिक तंतु में भी पूछे कौन सी घटना होती है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होती है। और वायु का बुलबुला चमकना, वायु का जो बुलबुला है, वायु का जो बुलबुला है ना वो भी चमकता है। आप देखते होंगे जब आप सरफ घोरते हैं, गांच करते हैं, तो उसमें उसका जो गांच है थोड़ा थोड़ा
चमकता है, सतरंगी टाइप का दिखता है, इंद्रधनुष के टाइप का, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। और एडिशनल पॉइंट कुछ लिखेंगे, देखिए एडिशनल ये लिख लीजिए, वर्ण विक्षेपण नहीं, इंद्रधनुष लिखिए, इंद्रधनुषम लिखिए, धनुष। इंद्रधनुष का बनने में कौन कौन सी घटना, तो देखिए एक तो इसमें होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक इसमें होता है वर्ण विक्षेपण, 3 घटनाएं होती हैं, वर्ण विक्षेपण, और एक होती है अपवर्तन। तो इसमें कुल इस 3 घटनाओं की वजह से ये इंद्रधनुष बनता है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। 7 रंग में प्रकाश यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको रिवीजन करेंगे। मरीचिका प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर क्यों काम करता है, जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वायु का बुलबुला भी चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष के बारे में मैंने बताया कि ये कैसे बनता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अरे यार, इंद्रधनुष क्यों बनता है, क्योंकि इसमें 3 घटनाएं होती प्रकाश की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन, ये 3 घटनाएं होती हैं। चलिए, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए नमक सत्याग्रह जो आप लोग को पता है कि नमक सत्याग्रह जो है उसको गुजरात में चला था, गुजरात में, और चलाया किसने था, तो महात्मा गांधी ने। किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। और अगली बात आप लोग को ये पता होगा कि कब चला था, तो 1930 में चला था। और इसी में गांधी जी ने क्या किया था, गुजरात में दांडी मार्च कर दिया था, दांडी मार्च। और दांडी मार्च, और ये कब से कब तक था, तो ये था आपके, ये जो था, अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो 241 किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो 385, अरे यार 241 मील। अगर किलोमीटर में पूछे तो आपको बताना है 385 किलोमीटर। अगर पूछे कितने व्यक्ति गए थे, तो 79 गांधी जी के साथ इनके अनुयायी थे। अनुयायी मतलब फॉलोवर, ठीक। जैसे आपके भी फॉलोवर होते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे इनके भी फॉलोवर थे रियल में, ठीक। और इतने किलोमीटर अगर आपसे पूछे कि दिन कितना लगा था, तो 24 दिन। ये बात कई बार आप लोग को बताया गया, कई दफ़ा बताया गया। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में किसने नेतृत्व किया था, तो तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी ने किया था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया था इसका नेतृत्व। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारत को लेके चलना था। तो गुजरात में तो बाबा साहब गुजरात में अपने गांधी बाबा शुरू किए थे, और लेकिन तमिलनाडु में पूछे तो सी राजगोपालाचारी ने शुरू किया था, सी राजगोपालाचारी ने शुरू किया था। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा में किसने किया था, ये भी आप लोग को साथ में यहाँ पे लपेट लेना है। क्या कह रहा है कि अगर आपसे पूछे उड़ीसा में किसने किया था, तो यहाँ से शुरू किया था गोपाल चंद्र प्रहराज, ये इन्होंने उड़ीसा से शुरू किया था। हो सके उड़ीसा से पूछे तो आप लोग को गोपाल चंद्र प्रहराज, ऐसे अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो हमने क्या बताया कि नमक सत्याग्रह कई बार आप लोग को बताया गया, गुजरात में चला था, दांडी मार्च हुआ था इसमें, और 6 मार्च से 12 अप्रैल यही कुछ था। और 241 मील और 24 दिन की यात्रा और 385 किलोमीटर, 79 फॉलोअर के साथ टोटल। और महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। इसी तरह से तमिलनाडु में पूछे किसने नेतृत्व किया था, सी राजगोपालाचारी, और उड़ीसा में गोपाल चंद्र प्रहराज ने नेतृत्व किया था, ठीक। अगला प्रश्न फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया। क्या बात है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से था, और अगला भी फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आया। मॉडर्न हिस्ट्री आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यड़वदा जेल कहाँ स्थित है,
तो यरवदा जेल जो है ये आप लोग जानते हैं कि पुणे में स्थित है। अब जो यरवदा जेल है ये हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आइए चलिए हम लोग देखते हैं। पुणे, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल है। यरवदा जेल ना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल है। तो ये भी बातें आप लोग याद रखें। इसमें कुछ घटनाएं हुई, यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे इसमें घटना कौन कौन सी हुई थी तो इसमें ही हुआ था पूना पैक्ट। इसे पूना पैक्ट मतलब समझौता समझ लीजिए। तो पूना पैक्ट हुआ था और ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1932 में 1932। और किसके किसके बीच में हुआ था तो भीमराव अंबेडकर जिसे बाबा साहब बोलते हैं और गांधी बाबा के बीच में हुआ था। वैसे अरे युद्ध नहीं था भाई, एंड महात्मा गांधी के बीच में, महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे और भी घटनाएं हुई। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन पे कहाँ पे बैठा था तो यरवदा जेल में बैठे थे। अब कब बैठे थे तो 1932 में। तो गांधी जी ने इसी जेल में आमरण अनशन भी किया था। आमरण अनशन, ठीक, आमरण अनशन। तो ये भी आप लोग को साथ में याद रखना है। और ये किए थे 1932 में। इसी जेल में गांधी जी ने अपनी एक पुस्तिका लिखी जो एग्जाम में करोड़ों बार पूछी गई है। गांधी जी ने एक पुस्तिका लिखी अपनी, जिसे गांधी जी की आत्मकथा भी कहा जाता है, आत्मकथा। और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, हिंदी में सत्य के साथ प्रयोग इसे कहा जाता है। इसमें गांधी जी वही बताते थे जो वो अपने ऊपर फॉलो कर सकते थे, जो अपने ऊपर लागू कर सकते थे वही बताते थे। जैसे अगर गांधी जी ने बता दिया कि आप लोगों को वो मसाला नहीं खाना है, मतलब मसाला या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तो गांधी जी अगर खुद ऑयली चीज़ें और मसाला नहीं खा सकते थे, बिना खाए रह सकते थे, तभी वो लोगों को सलाह देते थे कि भैया मसाला और ऑयली चीज़ें खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यही सभी बातें थी इसमें। इसी वजह से सत्य के साथ प्रयोग या फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसको बोला जाता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए यरवदा जेल कैसे फेमस है, हम लोग महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, क्योंकि ये पुणे में स्थित है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जेल है। घटनाएं कौन कौन सी हुई है तो घटनाएं इसमें पूना पैक्ट हुआ है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, गांधी जी इसमें आमरण अनशन किए 1932 में। और इसी जेल में ना गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये आत्मकथा लिखी है। ये बात पूछी जा चुकी है एग्जाम में। मिजोरम की मिजोरम की राजधानी क्या है तो देखिए मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। इसी तरह के उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हैं और उनकी राजधानियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश तो इसकी राजधानी के बारे में आपसे पूछे तो यहाँ पे राजधानी क्या है, ईटानगर इसकी राजधानी है, ईटानगर हो गई। अगर वहीं से आ जाएं, अगर आपसे पूछे कि मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे इम्फाल है। और अगर आपसे पूछे कि असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है तो दिसपुर है, दिसपुर है असम की राजधानी। और नागालैंड की राजधानी क्या है तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, नागालैंड भी याद रखना है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी भी बता दीजिए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी है अगरतला, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। और एक और आपका छूट रहा है जो आपका मेघालय है, मेघालय की राजधानी बता दीजिए क्या है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्या है, शिलोंग है। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए मिजोरम की राजधानी क्या है तो हमने बताया आइजोल है, मिजोरम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम की राजधानी दिसपुर, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि विंडोज में एस्केप
ESC और कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कुंजी या फिर की का ESC की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बातें पूछी गई हैं। तो देखिए अब ये कंप्यूटर से प्रश्न है महत्वपूर्ण, और इस की के बारे में एस्केप की का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मेनू को बंद करना। मेन्यू, कोई भी लिस्ट आपके सामने खुला है, मेन्यू को बंद करना। कोई भी विंडो आपके सामने खुला है तो उसको क्या करना? बंद करने के लिए आप लोग का कोई भी नहीं, मतलब कुछ मेनू बंद हो जाते हैं, इसके बंद करने के लिए किया जाता है। और प्रक्रिया को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रक्रिया को रोकने मतलब कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्क्रीन मोड को बंद करने के लिए, पूर्ण स्क्रीन मोड जो होता है कंप्यूटर में उसको बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सभी जो कार्य है वो नकारात्मक कार्यों के लिए भी किया जाता है किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक। और भी कुछ हमारे पास कुछ ऐसे एडिशनल प्रश्न लिख लीजिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि विंडो प्लस एस से क्या होगा, तो इस पर सर्च खुलेगा। क्या आपका खुलेगा? सर्च को खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विंडो प्लस एस करेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर विंडो प्लस आई से हम लोग क्या खोलेंगे? विंडो प्लस आई का प्रयोग हम लोग कब किस काम के लिए करते हैं? तो विंडो प्लस आई, इससे आपका सेटिंग खुलेगा। सेटिंग खोलने के लिए विंडो प्लस आई का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछे कि विंडो प्लस एल से बता दीजिए क्या होगा, तो इससे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। तो ये सभी कुछ शॉर्टकट की हैं जिसके बारे में एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। जैसे विंडोज में एस्केप की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ज़्यादातर नकारात्मक कार्यों के लिए, जैसे बंद करने के लिए इसका ज़्यादा, जैसे मेन्यू को बंद करना, प्रक्रिया को रोकना, पूरी स्क्रीन मोड बंद करना, तो इन सभी कार्यों के लिए इसका अलग अलग जगहों पे इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जब आपका कंप्यूटर बूट मेनू में होता है तो कुछ कार्यों को इसमें भी बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें, उसी तरह से विंडो एस प्लस एस का प्रयोग सर्च खोलने के लिए, विंडो प्लस आई का प्रयोग सेटिंग खोलने के लिए, विंडो प्लस एल का प्रयोग लॉक करने के लिए भी किया जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ही पुराना प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए, और सबसे ज़्यादा किससे सीमा साझा करता है, सबसे कम किससे सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सभी को देखते हैं। जैसे देखिए, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कुल 7 देश। जैसे आपका हो गया पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आपका हो गया अफगानिस्तान के भी साथ भारत सीमा साझा करता है। और कितना सबसे कम इसी के साथ सीमा साझा करता है? कुल 106 किलोमीटर पीओके से सीमा साझा करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, किससे सीमा साझा करता है? पीओके से सीमा साझा करता है। इसके अलावा भारत जो है चीन से भी सीमा साझा करता है, नेपाल से भी सीमा साझा करता है और भूटान से भी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितना करता है? तो ये 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है और 4000। और सबसे सर्वाधिक सीमा किससे साझा करता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और छूटा क्या, म्यांमार से भी सीमा साझा करता है, तो ये कुछ 7 देश हो गए हैं, इनसे सीधा सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये है आपका 15,106 15,106 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। तो ये भी बातें आप लोग को, अगर और भी आप 15,106.7 किलोमीटर पूरा आप लोग को याद रखना है, इतना है भारत का स्थलीय सीमा। तो इसका रिवीजन करेंगे कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ, कौन कौन सा? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर से सीमा साझा करता है। उसके अलावा चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर।
उसके अलावा म्यांमार, कुल स्थलीय सीमा भारत की है 15,106 किलोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका करंट अफेयर से। क्या कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन को पूर्ण करने का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, भारत ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया। इसको पूर्ण करने का जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया गया। कब कर दिया गया? तो मार्च 2025 तक इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसको शुरू किसने किया था? तो अगर आपसे पूछे कि इसको शुरू किसने किया था, तो इसको नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया था। किसने? नरेंद्र मोदी, या फिर यहाँ पे लिखिए केंद्र सरकार, ज़्यादा सही रहेगा। शुरू किसने किया था? तो केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। और कुछ लक्ष्य हमारे भारत के हैं, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। अगर आपसे पूछे लिम्फेटिक फाइलेरिया भी इसे बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव आप लोग देखे होंगे, कई लोग होते हैं उनका जो पांव है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फाइलेरिया या फिर फाइलेरियासिस बोलते हैं। और इसको समाप्त करने का लक्ष्य, खत्म करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो इसको खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक भारत इसको खत्म कर देगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। अगर आपसे पूछे कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काम कर रहा है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब तक इसका है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत का कब तक है? तो ये 2030 तक है। 2030 तक ग्रीन। हेपेटाइटिस रोग भी खत्म करने का लक्ष्य भारत का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस रोग भारत में कब तक खत्म हो जाएगा? तो ये आप लोग को याद रखना है कि कब तक, ये भी आपके 2030 तक खत्म होगा। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन को पूर्ण करने का लक्ष्य क्या है? मार्च 2025। किसने इसको शुरू किया था? केंद्र सरकार। कब तक? 2015 में इसको शुरू किया गया था। लिम्फेटिक या फिर फाइलेरियासिस, या फिर इसको हाथी पांव बोलते हैं, हाथी पांव, इसको खत्म करने का लक्ष्य 2027 है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अचीव करने का लक्ष्य ये 2030 है। और हेपेटाइटिस रोग को खत्म करने का लक्ष्य ये 2030 है, ये भी 2030 है। तो इतनी ध्यान रखेंगे और इन सभी कार्यों को आप लोग करते रहें, भूलें ना। ठीक, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ से जा कर के पढ़ें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के बजट घाटे का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक हमने बताया था कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमी का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाइए। इकोनॉमी का प्रश्न है, कह रहा है कि एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के घाटे को का निरूपित या फिर प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, सरकार को जितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में उधार लेना पड़ता है वो उसके वित्तीय घाटे मतलब बजट घाटे का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरकार को जितना पैसा उधार लेना पड़ता है, बस बात सिंपल है, उधार लेना पड़ता है, ये हो गया। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछे कि बजट किसे कहते हैं, तो देखिए बजट के बारे में भी थोड़ी बहुत आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि अगर बजट पूछ ले किसे कहते हैं, अगर या फिर आप एग्जाम में ना दिया तो कहीं आसपास कोई पूछ ले, तो सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसका एक लेख पत्र होता है बजट। तो यहाँ पे नोट करेंगे सरकार के राजकोषीय, जो उसका राजकोषीय नीति है, जो वो समीकरण अपना बनाता है, राजकोषीय नीति का क्या है होता है? ये राजकोषीय नीति का एक लेखा पत्र होता है। ये भी बातें, एक लेखा पत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अगर आपसे पूछे शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। अगर देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट उसे कहते हैं कि जब भी बजट निकाला जाए तो बिल्कुल नए सिरे से, हर बार एकदम बिल्कुल नए सिरे से बजट को निकाला जाए, बिल्कुल शून्य से बिल्कुल नए सिरे से बजट को निकाला जाए, तो उसको क्या कहते हैं?
उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। बजट यहाँ पे लिख दीजिए, तैयार किया जाए, तैयार किया जाए बिल्कुल नए सिरे से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे शून्य आधारित बजट कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा साइंस से, क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में कशेरुका किसका हिस्सा है। तो कशेरुका के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो कशेरुका देखिए मानव शरीर में ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। किसका, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। ठीक, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वयस्क में कितनी रीढ़ की हड्डी होती है, एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। तो वयस्क मनुष्य में जो है रीढ़ की हड्डी 26 होती है। अगर आपसे पूछे कि बच्चों में या फिर शिशुओं में कितनी हड्डी होती है, तो शिशुओं में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है। ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि ये भी बात पूछा जाता है। देखिए अगर ग्रीवा की बात करें, जो गर्दन की हड्डी होती है, यहाँ पे नंबरिंग भी कर लीजिए। गर्दन के बारे में बात करें, गर्दन जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीवा, ग्रीवा बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चों में भी और वयस्कों में भी 7 हड्डियां होती हैं। ये बातें आप लोग, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, छाती या फिर वक्षीय हड्डी, वक्ष या फिर सीने की हड्डी। तो सीने की जो पीछे होती है उसे बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्षीय बोलते हैं। शुद्धेंद्रीय वक्षीय है इसका। इसमें 12 हड्डियां होती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और उसके बाद फिर आता है चेस्ट के नीचे कमर आ जाएगा। तो तीसरा आप लोग लिखेंगे कमर। कमर के पीछे, कमर में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो यहाँ पे इसको कमर को कटी बोलते हैं, कटी। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कटी मिलेगा आपको। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें जो है बच्चों में और फिर बड़ों में, दोनों में 5 हड्डियां होती है। कितनी, 5। फिर यहाँ पे आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, त्रिकास्थी में, त्रिकास्थी भी पूछता है। त्रिकास्थी में कितनी हड्डियां होती हैं, त्रिकास्थी देखिए इसमें, देखिए अगर बड़ों में बात करें तो त्रिकास्थी में 1 हड्डी होती है, अगर बच्चों में बात करें तो इसमें 5 होती है। फिर अनुत्तरिक आ जाता है। अनुत्तरिक में कितनी हड्डियां होती हैं, देखिए अनुत्तरिक, इसको पुच्छ भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुच्छ, यानी कि पुच्छ भाग भी इसे बोलते हैं। तो पुच्छ भाग में देखिए, इसमें जो बच्चों में है, बड़ों में 1 हड्डी होती है पुच्छ भाग में, और बच्चों में जो है 4 हड्डियां होती हैं। इसी वजह से बच्चों में टोटल रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 हो जाती है और वयस्कों में 26 रह जाती है। ठीक, और पूंछ की हड्डी को कोक्जियल बोलते हैं। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पीठ की हड्डी को कोक्जियल बोलते हैं। और एक गर्दन की जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है, गर्दन में जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है उसको एटलस बोलते हैं, एटलस। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन से नियम गैसों से संबंधित है, तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। गैसों से संबंधित नियम एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि साइंस का प्रश्न है कि कौन से नियम गैसों से संबंधित है। तो गैसों से संबंधित नियम बहुत सारे लोगों ने दिया। देखिए जैसे अगर आपसे पूछे कि बॉयल का नियम, गैसों से संबंधित आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से नियम है। ऑप्शन में जो मिलेगा नहीं करके इस तरह की चीज़ें पूछता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो बॉयल का नियम आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पहले रिवीजन करें यार। देखिए मानव शरीर में कशेरुका किसका हिस्सा है, तो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का। वयस्कों में रीढ़ की हड्डी 26 होती है, बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। और गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं, गर्दन में 7 हड्डी, और छाती या फिर वक्षी में 12 हड्डियां, और कमर में 5 हड्डी, और त्रिकास्थी, या तो इसमें त्रिकास्थी में वयस्कों में 1 और बच्चों में 5 हड्डी होती है। अनुत्तरिक में कितनी हड्डियां, या फिर पुच्छ भाग में वयस्कों में 1 और बच्चों में 4 हड्डियां होती है। पूंछ की हड्डी को कोक्जियल बोलते हैं, और गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी को एटलस बोलते हैं। बॉयल का नियम हम लोग बता रहे थे। देखिए बॉयल का नियम ये गैसों से संबंधित है, बॉयल का नियम। और ये होता क्या है, इन्होंने बताया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। इन्होंने बताया इनका नियम है समीकरण P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/B। बॉयल ने ये नियम दिया था। उसके बाद चार्ल्स ने भी नियम दिया गैसों से संबंधित, चार्ल्स का नियम। इन्होंने बताया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर टेम्परेचर और P फॉर प्रेशर, गैसों का दाब। अवोगाद्रो का भी नियम है जो गैसों से संबंधित है, तो इसके बारे में अवोगाद्रो का नियम
अवोगाद्रो का नियम, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन मतलब अवोगाद्रो नंबर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने भी दिया। और एक गेलुसैक ने भी नियम दिया था, जो गैसों से ही संबंधित है। गेलुसैक ने क्या नियम बताया, गेलुसैक का नियम, ये भी गैसों से संबंधित नियम दिए थे। तो चारों नियम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है किसी का भी। तो ये बताते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये बताते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चार्ल्स का नियम था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आयतन ये तापमान के समानुपाती होता है। तो ये था कुछ गैसों से संबंधित नियम। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन से नियम गैसों से संबंधित हैं। तो देखिए अवोगाद्रो का नियम भी गैसों से संबंधित है, गेलुसैक ने गैसों से संबंधित नियम दिया, चार्ल्स ने भी गैसों से संबंधित नियम दिया और बॉयल ने भी गैसों से संबंधित नियम दिया था। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर की आधिकारिक पत्रिका कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे कॉस्पर, ये गलत हो गया। तो कॉस्पर की आधिकारिक पत्रिका, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। इसकी आधिकारिक पत्रिका है एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च, एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च, इसकी एक पत्रिका है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था। देखिए कॉस्पर किसे कहते हैं, कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और या फिर इन कॉस्पर भी इसको लिखता है कहीं कहीं पे, इन कॉस्पर भी मिलता है। इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ऐसे करके मिलता है। देखिए इन कॉस्पर की बात करें तो इसकी स्थापना, कॉस्पर की स्थापना कब हुई थी, और या फिर इसी को इन कॉस्पर भी कहीं कहीं पे लिखता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। आगे चल करके यहीं पे इसका नाम बदल करके अनुसंधान समिति की जगह पे अनुसंधान संगठन कर दिया गया। संगठन जो आपका इसरो बनता है आगे चल के, इसरो। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1969 में, मतलब इसका नाम बदल दिया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो इसके ये पहले अध्यक्ष थे। कौन थे, ये पहले अध्यक्ष थे। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वी नारायण इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसके बारे में इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में इसके बाद आप लोग अगर आपसे पूछे कि इस भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, या फिर भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोनों बातें अगर आपसे पूछे, आयोग समिति करके पूछे तो आप लोग बताएंगे 1962। समिति जब पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 बताएंगे। जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लगा देगा तो 1969 बताएंगे। जब भारतीय अंतरिक्ष आयोग लगाएगा तो 1972 बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष विभाग लगा करके पूछा तो 1972, आयोग विभाग दोनों रहेगा तो 1972, संगठन रहेगा 1969 और समिति रहेगा तो 1962 में इसकी स्थापना रहेगी। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तो इसका रिवीजन तो हो गया, लेकिन इसके पहले हेड अगर आपसे पूछे तो विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न कि कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है। देखिए अक्षय स्रोत किसे कहते हैं, अक्षय स्रोत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो नवीन, मतलब हम लोग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं अक्षय ऊर्जा, जिसका कभी क्षय ना हो, वो हमेशा हमको मिलता रहेगा। जैसे हमारा हो गया पवन ऊर्जा, हो गया पवन ऊर्जा, कभी क्षय हो सकता है इसका, नहीं हो सकता, तो ये अक्षय ऊर्जा में आएगा। उसके बाद सौर ऊर्जा से भी कितने पावर प्लांट लगाए गए, सौर ऊर्जा, ये इसका भी कभी क्षय नहीं होगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका समुद्री लहरें से भी बिजली उत्पन्न की जाती है और उसमें अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो समुद्री लहरें से भी हम लोग बिजली बनाते हैं। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा से भी हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा
उसके बाद एक आपका आता है वो भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय उष्मा, इससे भी हम लोग क्या करते हैं उपयोग में, ये भी ऊर्जा के रूप में उपयोग लाते हैं। तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे क्षय ऊर्जा किसे कहते हैं, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे क्षय ऊर्जा, इसी का उल्टा क्षय ऊर्जा होता है। क्षय ऊर्जा को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। अब अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे आपका हो गया कोयला, ये अनवीकरणीय ऊर्जा में, पेट्रोलियम हो गया आपका पेट्रोलियम, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। ये अनवीकरणीय, परमाणु ऊर्जा भी अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। तो ये बातें आप लोग को याद रखना, परमाणु ऊर्जा भी इसी में आएगा। तो इसका रिवीजन करिए। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का कौन ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है, अच्छा स्रोत किसे बोलते हैं, अच्छा स्रोत पहले देखिए है कौन अच्छा स्रोत है, कौन अच्छा स्रोत नहीं है, तब तो आप लोग अंतर बता पाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे भूतापीय उष्मा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, समुद्री लहरें, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर आपसे पूछे कौन अक्षय ऊर्जा के स्रोत नहीं है या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा, तो ये सभी क्षय ऊर्जा में आ जाएंगे। तो ये बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है बहुत ही पुराना प्रश्न है और बहुत ही पुराने चीज के बारे में पूछा है कि एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है। तो देखिए, सीरियल पोर्ट बहुत ही पुराना है। ये सीरियल पोर्ट पहले कंप्यूटर वगैरह में यूज किए जाते थे, तो ये बहुत पुराना, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है फिर कभी पूछ ले, तो इसी वजह से इसको लिया गया है, बहुत पुराना। इसका कार्य क्या है, कार्य पूछा है ना। तो देखिए, ये पहले क्या क्या काम करता था। तो देखिए, ये डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता था, डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता था, या फिर ये पुराने मॉडम में, पुराने टाइप के जो पुराने मॉडम होते थे उसमें प्रयोग किए जाते थे। मॉडम का काम इंटरनेट चलाना होता है, और कुछ पुराने प्रिंटर में इसका प्रयोग किया जाता था, कुछ प्रिंटर में भी इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद कुछ औद्योगिक उपकरणों में, औद्योगिक उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसके बारे में पूछा गया था। अब ये कैसे बना होता है, देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे दो स्क्रू टाइप के लगे होते हैं और बीच में ये ऐसे होता है, और इसमें कई सारे पिन लगे होते हैं छोटे छोटे इस तरह के। आप लोग देखे होंगे VGA केबल भी कुछ इसी तरह का रहता है, लेकिन ये सीरियल रहता है, जो इसका जो अंदर पिन लगा रहता है वो सीरियल में ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं सीरियल पिन। ठीक, इस तरह का होता है। ये पहले चलता था, अभी बंद हो गया। अभी इस कुछ नए पोर्ट आ चुके हैं। तो नए पोर्ट देखिए क्या क्या नए पोर्ट हैं। नए पोर्ट के बारे में याद रखेंगे। इसके जगह पे देखिए वो आ गया VGA केबल, LDMI केबल आ गया, LDMI केबल, VGA केबल आ गया, VGA केबल आ गया है, विजुअल ग्राफिक एरे शायद इसका फुल फॉर्म होता है, VDI केबल आ चुका है। तो इसके जगह पे ये सभी चीज़ें प्रयोग होती हैं। और USB पोर्ट के बारे में, USB जो आपके चार्जर के, एक तो आपका चार्जर जैसे C टाइप या फिर V8 होता है, और दूसरे तरफ आपका USB पोर्ट होता है जो आप चार्जर में खोजते हैं, वो USB होता है और USB पोर्ट होता है। उसको इसका फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है यूनिवर्सल सर्विस बोर्ड होता है, यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल। अगला प्रश्न कि पाचन तंत्र के जांच करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी शरीर के अंदर कोई भी चीज़, जैसे सिक्का अटक गया, गोली बच्चे अटका लेते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ मुख के माध्यम से अंदर चला गया, तो उसकी जांच के लिए, फिर पाचन तंत्र के जांच के लिए ही एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसको? एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना, इस एग्जाम में पूछा गया था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया था। आइए चलिए कुछ और उपकरणों के बारे में देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाएगा अगर टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप क्या काम करता है। टेलीस्कोप, तो देखिए जो टेलीस्कोप होते हैं ना, ये दूर की चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता था।
दूर की चीज़ों को देखने के लिए। अब टेलीस्कोप का पूछे खोज किसने की है, तो गैलीलियो आप लोग को कई बार बता चुके हैं। माइक्रोस्कोप देखिए, माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता था, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें हैं। अगर आपसे पूछे कि पेरिस्कोप का प्रयोग किसे कहते हैं, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, तो देखिए पेरिस्कोप जो होता है इसको बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी ज़्यादा प्रयोग इसका दूरबीन में ही, अरे दूरबीन कह रहा है, वो क्या बोलते हैं, पनडुब्बी में इसका प्रयोग किया जाता था आर पार देखने के लिए। पेरिस्कोप जो उसमें लगे होते हैं उसको पेरिस्कोप कहते हैं, पेरिस्कोप। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर इसके पीछे हमको नहीं दिख रहा है तो कुछ ऐसे उपकरण लगाएंगे ताकि हमको इसके पीछे दिख जाए, तो उस उपकरण को कहेंगे पेरिस्कोप। ठीक, अगर आपसे पूछे कि स्टेथोस्कोप क्या काम करता है, स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण को क्या कहते हैं, तो हमने बताया इसको एंडोस्कोप कहते हैं। ठीक, एंडोस्कोप। और टेलीस्कोप किसे कहते हैं, स्टेथोस्कोप, इसे में हृदय की गति का माप करते हैं स्टेथोस्कोप में। और टेलीस्कोप दूर की चीज़ें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप अति छोटी चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप पारदर्शी चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अरे यार, आर पार देखने के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, आर पार देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण। देखिए प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती है, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और परावर्तन, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उसके बारे में केवल एग्जाम में क्या बोलते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो देखिए जैसे पानी में डूबी जो छड़ी होती है उसका टेढ़ा दिखना, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। पानी में डूबी छड़ी जो होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगर आपसे पूछे टेढ़ी या फिर तिरछी, तिरछी भी, अगर टेढ़ी नहीं समझना है तो तिरछी समझिए। और पानी में क्या होता है, सिक्का जो वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया, तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखना, तो ये भी इसका ही एक एग्जाम्पल होता है, इसका ही एक एग्जाम्पल होता है। अगर आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में भी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और फिर क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण भी होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की घटना होती है, ये भी बातें आप लोग। अगर आपसे पूछे कि मृग तृषा जिसे मृग मरीचिका भी बोलते हैं, मृग तृष्णा, इसमें भी अपवर्तन की घटना होती है। और एक चीज और जो है, अगर आपसे पूछे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, कुछ समय, देखिए सूर्योदय जब होगा, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है, और फिर सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी दिखाई देता है। तो ये होता है, ये भी जो घटना होती है वो अपवर्तन की वजह से ही होती है। ठीक, तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण। देखिए पानी में डूबी हुई छड़ी जो है तिरछी दिखाई देती है, अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है वास्तविक ऊंचाई से, तो ये भी एक अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की घटना होती है। 3 घटनाएं टोटल होती हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और
अपवर्तन और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और बड़ विक्षेपण, मिलेगी दिशा में भी होती है अपवर्तन की घटना। सूर्योदय और सूर्यास्त वाला भी एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब शुरू हुआ था? तो ये भी योजनाओं के बारे में कुछ पुरानी योजनाएं, जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी थे तभी ये शुरू हुआ था, आए थे नए नए, तो 2015 में ये योजनाएं चलाई गई थी। अगर आपसे पूछे किसने चलाई थी तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो भाई प्रधानमंत्री ही चलाएंगे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शुरू आपके पीएम मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि स्टार्टअप इंडिया किसने शुरू किया था? स्टार्टअप इंडिया योजना, ये योजना कब शुरू हुआ था? तो ये योजना इस 16 जनवरी 2016 को ये शुरू हुआ था, ये योजना, ठीक, स्टार्टअप इंडिया योजना। अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? उज्ज्वला, ये बहुत बार पूछी गई है उज्ज्वला योजना के बारे में। तो उज्ज्वला योजना का 2 संस्करण लॉन्च हुआ था, लेकिन पहला वाला आपको ध्यान रखना है 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना जो भारत में शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। तो इतनी योजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हमने बताया 2015 शुरू किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को, और उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि नवा महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन जो है, ये वाला जो आयोजन नवा महिला T20 विश्व कप का, ये आयोजन UAE में हुआ था। UAE, संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है विजेता कौन रहा, तो विजेता जो है न्यूजीलैंड रहा था। कौन? न्यूजीलैंड रहा था। अगर आपसे पूछे और हार किसकी हुई थी या फिर उपविजेता, तो साउथ अफ्रीका इसमें हारा था। कौन हारा था? साउथ अफ्रीका, ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। इसमें हार किसकी हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की क्या हुई थी? इसमें हार हुई थी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पुरुष T20 विश्व कप 2024 वाला, अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? USA एंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में विजेता इसका था भारत, और इसमें भी हार किसकी हुई थी? दक्षिण अफ्रीका की ही हार हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवा महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन UAE में हुआ था, और विजेता न्यूजीलैंड था। हार अफ्रीका की हुई थी, दक्षिण अफ्रीका की हुई थी। और पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जो है आयोजन इसका USA एंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता इसका भारत रहा है, और हार दक्षिण अफ्रीका की हुई है। अगला प्रश्न कि राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना? राज्य विधानसभा हो या फिर केंद्र की विधानसभा हो, इसमें जो है 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि केवल 6 माह तक ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। अब राज्य विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, विधानसभा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधायिका के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ देखते हैं। राज्य की विधायिका के बारे में, तो जो राज्य की विधायिका होती है ना, अगर आपसे पूछे ये किस भाग में है, संविधान के किस भाग में? भाग 6 में, वो क्या बोलते हैं, अध्याय पूछे, संविधान के किस अध्याय में है? तो अध्याय आता है 3। संविधान के किस अनुच्छेद में है राज्य विधायिका? तो ये 168 से 212 तक है। 168 से यहाँ पे नोट करेंगे 212 तक ये अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछे कि राज्य जो विधायिका का निर्माण कौन कौन लोग मिलकर करते हैं निर्माण,
तो देखिए इसका निर्माण आपका विधानसभा इसमें रहता है क्या, विधानसभा से, विधानसभा किस अनुच्छेद में, तो 170। विधान परिषद होता है, विधान परिषद, और विधान परिषद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 171। और आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद में, 153 में। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतर होता है, तो 6 माह का अंतर हो। राज्य विधायिका के बारे में बात करें तो भाग 6 अनुच्छेद कितना है, 168 से 212, अध्याय कितना है, 3 है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और निर्माण कैसे होता है, इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, किसी किसी में केवल विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में तीनों होते हैं। विधानसभा 170 अनुच्छेद, विधान परिषद 171 और राज्यपाल 153 अनुच्छेद में होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अनुमानित दूरी कितनी है। तो देखिए, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अनुमानित दूरी है ये 149.6 मिलियन मील, 6 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर में पूछे तो मिलियन किलोमीटर बताएंगे। अगर आपसे पूछे मील में कितनी है तो 93.2 मिलियन मील, मिलियन मील। कभी कभी ऑप्शन में घातों के रूप में पूछ लेता है, तो कभी कभी 14 अगर 96 करेगा तो 10 टू पावर 7 आएगा, 7 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि क्योंकि 1 मील में 10 टू पावर 6 होता है, एक मिलियन में, वैसे दशमलव यहाँ से आकर के आगे लगा रहा है, 14 के पास लगा रहा है, तो यहाँ पे एक पावर में 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 टू पावर 7 हो जाएगा। अगर ऐसे 149.6 गुणे 10 टू पावर, इसको 6 लिख सकते हैं। अगर ये दशमलव यहाँ से आकर के यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर 7 लिखना पड़ेगा। अगर 1.496 करेंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर 8 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं, नहीं और भी चीज़ें देख ले पहले। तो अगला है कि अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होता है उसकी इकाई पूछी गई है कि क्या है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी की जो इकाई होती है, ये एग्जाम में पूछा गया, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको खगोलीय इकाई बोलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है। और भी पूछा गया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड वैसे तो लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड भी मिलता है, 8 मिनट 18 सेकंड भी मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इधर उधर रहे तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ऑप्शन में जो भी मिले। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में अनुमानित दूरी कितनी, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और वैसे मील में पूछे तो 93.2 मिलियन मील आता है। अगर आपसे पूछे पावर के रूप में, घातों के रूप में, तो अगर 14.96 दे रहा है तो 10 टू पावर 7 लगेगा। अगर 149.6 दे रहा है 10 टू पावर 6, वैसे 149 नहीं, इसको लिखा जाएगा 1.496 ही 10 टू पावर 8 लगा करके लिखा जाएगा, तभी इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मलापे INS मुल्की कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल से। कहाँ से, केरल से लॉन्च किया गया। आइए हम लोग कुछ सर्वेक्षण पोतों के बारे में देख लेते हैं, कुछ परमाणु पनडुब्बियों के बारे में देख लेते हैं भारत के। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वेक्षण पोत कितने हैं, तो भारत में अभी तक सर्वेक्षण पोत केवल 2 हैं। कौन कौन, पहला अगर आपसे पूछे कौन है तो INS संज्ञान है पहला सर्वेक्षण पोत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा भारत का सर्वेक्षण पोत है INS निर्देशक, ठीक। तो ये बातें, निर्देशक दूसरा हमारा सर्वेक्षण पोत है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पास परमाणु पनडुब्बी कितनी है, परमाणु पनडुब्बी कितनी है भारत के पास, तो भारत के पास जो परमाणु पनडुब्बी है वो 2 है। पहला परमाणु पनडुब्बी काफ़ी समय पहले लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था INS अरिहंत
INS अरिहंत दूसरा जो परमाणु पनडुब्बी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम है INS अरिघाट। क्या नाम है? INS अरिघाट। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मलापे INS मुल्की करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया? केरल से लॉन्च किया गया। हमारे पास सर्वेक्षण पोत 2 है, INS संज्ञान और INS निर्देशक। और परमाणु पनडुब्बी कितने हैं? 2 है, INS अरिहंत और INS अरिघाट। राइडर कप, वाकर कप किससे संबंधित है? तो देखिए राइडर कप और वाकर कप एग्जाम में पूछा गया, गोल्फ में दिए जाने वाले कप है। किसमें? अरे गोल्फ में। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ और भी शब्दावलियां एग्जाम और उसमें शब्दावलियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे कौन सी शब्दावलियां संबंधित है, किस खेल से कौन सी शब्दावलियां संबंधित है। जैसे बार्डिस अगर आपसे पूछे किस खेल से संबंधित है तो गोल्फ से। ईगल किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। उसके बाद अगर आपसे पूछे टी शब्दावली किससे संबंधित है? गोल से। पार किससे संबंधित है? गोल्फ से। होल इन वन भी याद रखेंगे, होल इन वन ये भी गोल्फ से संबंधित है। और ये गोल्फ में एक छेद बना होता है, छेद ऐसे, और एक गेंदा होता है। छेद को उस गेंदे को उस छेद में डालना होता है। ये पूछा गया एग्जाम में कि इसमें छेद का व्यास कितना होता है और गेंद का भार कितना होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछे छेद का व्यास भी एग्जाम में पूछा गया तो वो होता है 4.25 इंच। तो ये एक तो याद रखेंगे। सेंटीमीटर में 10.8 सेंटीमीटर होता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना। गेंद का भार 1.62 औंस होता है। गेंद का भार अगर आपसे पूछे तो वो होता है 1.62 औंस। इसको मापने की जो वो होती है औंस, ये कहीं और का पैमाना है। अगर ग्राम में पूछेगा तो 45.3 ग्राम होता है। ग्राम में 45.3 ग्राम। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। 93 ग्राम। चलिए इसका रिवीजन करिए। देखिए राइडर कप, वाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित कुछ शब्दावलियां जैसे बार्डी हो गई, ईगल हो गई, टी हो गया, पार हो गया और होल इन वन इसी से संबंधित है। और गेंद का भार पूछे गोल्फ में 1.62 औंस या फिर 45.93 ग्राम। छेद का व्यास 4.25 इंच या फिर 10.8 सेंटीमीटर। राजा जी राष्ट्रीय उपवन किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया। एक और नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, बहुत ही फेमस है, वो है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका अब वर्तमान में नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। अगर कुछ भारत के और नेशनल पार्कों के बारे में बात करें, सुंदरवन अगर आपसे पूछे नेशनल पार्क कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे पूछे गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गिर नेशनल पार्क ये है आपके गुजरात राज्य में। नाम दफा पूछ ले, नाम दफा, ये सब ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क पूछे तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क पूछे तो वो है आपके छत्तीसगढ़ में। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि राजा जी राष्ट्रीय उपवन कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ये बातें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं।